हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लास्ट वीडियो में आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन सीखा था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले होता क्या है? Ejection of electron from the surface of metal when light of suitable frequency strike on it is known as photoelectric effect. What is photoelectric effect? Photoelectric effect is ejection of electron from the metal surface when light of certain or suitable frequency strikes on it. सबसे पहली एक्सपेरिमेंट जो है इट वाज डन बाय हर्ट्ज। हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि जब हम सेम गैस डिस्चार्ज ट्यूब का अपैरेटस सेम गैस डिस्चार्ज ट्यूब का apparatus ले जाकर सनलाइट में रखते हैं और we use the light of suitable frequency, then when light strike the metal surface eject electrons with certain kinetic energy. So in this apparatus use similar gas discharge tube. इसके अंदर से इन्होंने गैस जो है बाहर निकाल ली, जिससे अंदर वैक्यूम फॉर्म हो गया और वैक्यूम फॉर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाने लगे। अब इलेक्ट्रॉन्स तो हम इजीली देख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर हमने एमीटर यूज किया है। when emitter will be used it will show certain deflection, and by you can say deflection of emitter we can measure the current. अगर यहाँ पे जो बैटरी यूज कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे वैक्यूम यहाँ पे अगर अंदर कोई मीडियम नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन इजीली या आपका करंट जो है वो एयर में से फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन ड्यू टू सनलाइट यहाँ करंट फ्लो कर रहा है। दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन की वजह से, लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब मेटल की सरफेस पर फोटोन स्ट्राइक करता है विथ सुटेबल फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। दिस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस इफेक्ट के बाद ऑब्जर्वेशन, मतलब जो आपका अगर हम कहें कि एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने स्टार्ट किया, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन। उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे? हर्ट्ज ने उनके ऑब्जर्वेशन जो है वो नोट कर लिए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ही ऑब्जर्व दैट जैसे ही लाइट स्ट्राइक करती है, लाइट के स्ट्राइक करते ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के एमिशन में और लाइट के स्ट्राइक करने में टाइम डिफरेंस नहीं होता। दे हैव जीरो टाइम डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था? देयर वाज नो टाइम लैग। सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऑब्जर्व किया फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए हमें कुछ एक सर्टेन मिनिमम एक आपकी फ्रीक्वेंसी होगी जिसके ऊपर ही आपका इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है। उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता। दिस लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय सिंबल न्यू नॉट। तो ये है क्या? व्हेन फोटोन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड, अगर हम एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड का यूज करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एमिट तो होगा, लेकिन उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। तो यहां पर आपको अगर सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है तो फोटोन की एनर्जी जो है वो 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब आपको जो फोटोन यूज करना होगा वो ग्रीन लाइट का होगा। अब अगर ग्रीन लाइट का फोटोन यूज करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर इससे ज्यादा फोटोन इससे ज्यादा एनर्जी की लाइट यूज करेंगे तब भी फोटोन निकले। मतलब हमने जो आपका
पैटर्न पढ़ा था आपने, विबग्योर स्टडी किया था, विबग्योर जी। मतलब आपको अगर ग्रीन से ज्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट यूज करेंगे तो फोटोन निकलेगा। ग्रीन से ज्यादा क्या हो सकता है? ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। लेकिन अगर इससे कम फ्रिक्वेंसी की लाइट यूज करेंगे लाइक ऑरेंज और रेड तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए हमारी लाइट जो है वो उसके पास 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। और जिस फोटोन के पास एग्जैक्टली 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपकी एनर्जी होगी, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू जिसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है, जिस फ्रीक्वेंसी के नीचे इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता, दैट लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस वाज सेकंड ऑब्जर्वेशन। Third observation was number of photons. Number of photon emitted. Number of photon emitted depend किस पे करते हैं? Number of photon, number of photoelectron emitted depends on or they are proportional to intensity of light. मतलब जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, लाइट ज्यादा इंटेंस होती जाती है। इसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है वी आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स। इसका मतलब क्या होता है? वी आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाते जाएंगे, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करते हैं। एज वन फोटोन कैन ओनली एमिट वन इलेक्ट्रॉन। If one photon can emit one electron, then 10 photon can emit 10 electron. 100 photon can emit 100 electrons. So we can say that number of electron emitted from the metal surface is directly proportional to the intensity of light. मतलब जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, उससे निकलने वाले फोटोन भी इंक्रीज करते जाते हैं। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मतलब लाइट की कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, इससे नंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनके नंबर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट मीन्स इफ वन फोटोन कैन एमिट वन इलेक्ट्रॉन, अगर x फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 2x की फ्रीक्वेंसी से भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 5x की फ्रीक्वेंसी से भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करने पड़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, दैट मीन्स वी आर चेंजिंग एनर्जी। E is equals to h nu means if you are changing the frequency of light, you are changing the energy of photon। अब एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑल्सो चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस। But there was a problem. Hertz could not explain the reason for the photoelectric effect। मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफाइन कर दिए। देयर आर 4 ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिख दिए, लेकिन इन ऑब्जर्वेशन से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे? हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, व्हाई photons are increased, or why intensity of light increases the number of photoelectron, why kinetic energy of electron increases on increasing the frequency of light। मतलब जो क्वेश्चन थे why this phenomena is happening, what are the observation or what are the reason for this observation, he could not explain। So you can say, so these observation was explained by Einstein। जब हर्ट्ज ये सारे एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों बढ़ते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसी क्यों रिक्वायर्ड है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ जाती है, टाइम लैग जो है वो क्यों नहीं है, ऑब्जर्वेशन का रीजन जो है वो हर्ट्ज प्रोवाइड नहीं कर पाए। दैट रीजन वाज प्रोवाइडेड बाय आइंस्टीन। In 1905
Einstein provided the reason for photoelectric effect. He said that suppose it is a metal surface. हमने यहाँ पर एक फोटोन इंसिडेंट किया जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू थी. इट हैज एनर्जी ऑफ h न्यू and electron is emitted with certain kinetic energy. Let us assume that it is Ke. So Einstein used the conservation of energies principle that energy can neither be created nor be destroyed. अगर एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती तो एनर्जी बिफोर कोलिजन और एनर्जी आफ्टर कोलिजन इक्वल होगी. एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या थी? फोटोन की एनर्जी. एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या है? फोटोन की एनर्जी. तो हम कितना लिख सकते हैं इसे? h न्यू. अगर एनर्जी बिफोर कोलिजन की बात करें दैट मींस वी हैव ओनली फोटोन एंड फोटोन विल हैव एनर्जी ऑफ h न्यू. लेकिन कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी जो हमने इलेक्ट्रॉन को दे दी. इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी के दो यूज किए. एक यूज था इस मेटल सरफेस में से बाहर आना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में बाउंडेड होते हैं. एटम में वो न्यूक्लियस के फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं. दे कैन नॉट बी फ्रीड विदाउट यू कैन से एब्जॉर्बिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. मतलब मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को हम अपने आप बाहर नहीं निकाल सकते. मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है. दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी अब डेफिनेशन पढ़ी होगी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम. ये एग्जैक्टली आयनाइजेशन एनर्जी तो नहीं है क्योंकि ये मेटल सॉलिड फॉर्म में, जबकि डेफिनेशन में गैसियस फॉर्म में होना चाहिए. लेकिन एटलीस्ट हम इतना तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं निकल सकते. तो हमने जो एनर्जी इसको दी उसमें से कुछ एनर्जी इसने बाहर निकलने में यूज कर ली. हमने उसका नाम रखा वर्क फंक्शन. और रिमेनिंग एनर्जी जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. हमने उसको बोला के ई. तो W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन. दोनों को इक्वल रख दिया. h न्यू इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट और h न्यू इज इक्वल्स टू वी कैन से ओवर हेयर इट इज इक्वल्स टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी. प्रॉब्लम ये है कि ये वर्क डन जो है वर्क फंक्शन जो है कैसे कैलकुलेट किया जाए. वर्क फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाए? सो हमने एक पर्टिकुलर केस अज्यूम कर लिया. लेट अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट स्ट्राइक टू द मेटल सरफेस एंड जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी. अगर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी दैट मीन्स वी कैन से दैट अगर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं सो h न्यू नॉट will be equal to W naught plus kinetic energy is 0. So we can say that W naught is equal to work function is equals to H nu naught. ये तो फिक्स वैल्यू है तो हमने इसे उठा के इक्वेशन पुट कर दिया एंड H न्यू इज इक्वल्स टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो हमें आइंस्टीन ने दी थी एंड इसी इक्वेशन के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था. बट इस इक्वेशन के बाद हमें कुछ ग्राफ प्लॉट करने हैं. इस इक्वेशन के बाद हमें कुछ ग्राफ प्लॉट करने हैं. तो हम ग्राफ प्लॉट करने की बात करें तो फर्स्ट ग्राफ जो हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, फर्स्ट ग्राफ इज काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी. काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ के बाद हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं. अगर हम काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है, दिस इज अ ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी. काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर हम ऑब्जर्व करें तो वी हैव अ इक्वेशन h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो हमने इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की. यहाँ पर हमें y जो है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है. और जो आपकी इक्वेशन होती है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग y इक्वल टू mx प्लस c के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक साइड में होनी चाहिए.
तो हमने इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट आया। काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे है, इसे हमने वाई प्लॉट कर दिया। फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे से हमने एक्स रख दिया। एक्स के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होता है वो है एम, स्लोप ऑफ दैट लाइन, एंड रिमेनिंग जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है वर्क फंक्शन जो है वो क्या है, दैट इज सी। सी इज इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन वाई एक्सिस। जब हमने यहाँ ग्राफ प्लॉट किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है विथ पॉजिटिव स्लोप। स्ट्रेट लाइन का हमने ग्राफ प्लॉट किया विथ पॉजिटिव स्लोप, और अगर इस लाइन को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये लाइन जो है वो इस लाइन से मिल जाएगी। इसे अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, अगर आप इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये लाइन जो है पीछे जाकर इसमें मिल जाएगी, एंड दिस इंटरसेप्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू माइनस एच न्यू नॉट। वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो एच न्यू नॉट है, लेकिन वो पॉइंट कौन सा है जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो आ रही है। द पॉइंट एट विच काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो, आप इसको जीरो पुट कर दीजिए, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एच न्यू विल बी इक्वल टू एच न्यू नॉट एंड न्यू इक्वल टू न्यू नॉट। द पॉइंट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, पॉइंट कौन सा है, दैट पॉइंट इज न्यू नॉट। न्यू नॉट पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो हो जाती है। एट पॉइंट न्यू नॉट, एट पॉइंट न्यू नॉट अगर फ्रीक्वेंसी आपको न्यू नॉट रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर तीन केसेस जो है वो अराइज होते हैं। फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। सेकंड, frequency is equal to nu naught, and third, frequency is less than nu naught. If photon has frequency greater than nu naught, then electron will be emitted with certain kinetic energy. अगर हम इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा रखते हैं तो थ्रेशोल्ड इज द रिक्वायर्ड एनर्जी। उससे ज्यादा एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेगा। इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, अगर न्यू न्यू नॉट के इक्वल है तो हमने देखा इस केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाती है। एंड थर्ड केस, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, न्यू नॉट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर इससे कम एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। या हम यहाँ पे जब ग्राफ से देखें तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ये केस पॉसिबल ही नहीं है। तो इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, ऐसा केस जो है वो अराइज ही नहीं हो सकता जहां पर न्यू की वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू नॉट से कम हो। सेकंड केस जो है आपके पास, सेकंड ग्राफ हमने प्लॉट किया है इंटेंसिटी वर्सेस करंट का। इंटेंसिटी वर्सेस करंट के इस ग्राफ में हमने ऑलरेडी जो ऑब्जर्वेशन देखा था कि जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज करती है, इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इंक्रीज करते हैं। आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, आपके फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा करंट होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट डिटरमाइन करता है। तो अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ज्यादा करंट होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे कर सकते हैं, आपको इंटेंसिटी इंक्रीज करनी होगी। सेकंड ग्राफ जो है हमने देखा कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से करंट भी क्या है, इंक्रीज करता जा रहा है। थर्ड ग्राफ जो है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसके पहले आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल समझना पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ के पहले आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो समझना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इट इज मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस required to stop the emitted
फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर हम इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं विद द एनर्जी विच एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, तो हमें इसे रोकने के लिए इतनी एनर्जी से प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को के ई मान रहे हैं तो जो वोल्टेज से एनर्जी डेवलप होगी वो ईवी के इक्वल होती है। जो वोल्टेज से एनर्जी डेवलप होगी, पोटेंशियल डिफरेंस से जो एनर्जी डेवलप होगी वो कितनी होगी, दैट इज वी स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम इसके आगे वी एस पी लिख देते हैं जिसका मतलब है क्या है, इट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया यहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दैट इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। So this is stopping potential for the electron emitted from photoelectric effect। और इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका VSP जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगा जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो ग्राफ जो है दिस ग्राफ इज समवॉट सिमिलर टू द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ भी वैसा ही कुछ है और ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर ये पॉइंट भी न्यू नॉट होगा क्योंकि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगी तो इसे स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल भी जीरो लगेगा। तो दिस इज VSP स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन। So on the basis of photoelectric effect and black body radiation, Einstein proposes dual nature of light. He said that light possesses dual nature. Light possesses dual nature. That means it is particle as well as wave. It is particle as well as wave। अब पार्टिकल की बात करें तो उन्होंने कहा पार्टिकल नेचर की अगर बात करते हैं तो लाइट का जो पार्टिकल है वो फोटोन है, और जब वेव की बात करते हैं तो लाइट की जो वेव है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो हमने लास्ट वीडियोस में हमने स्टडी किया था जहाँ पे इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं। तो ही सेड दैट लाइट पॉसेसेस डुअल नेचर। फोटोन लाइट का पार्टिकल नेचर शो करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो लाइट का वेव नेचर शो करती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर आइंस्टीन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन on the basis of wave nature and black body radiation, photoelectric effect, specific heat capacity of metals, of solids with temperature, and relative spectrum of atoms with hydrogen। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आइंस्टीन ने एक्सप्लेन की ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर। तो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।